जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। विवेकानंद ने कहा था, ये जननी जन्मभूमि, ये भारत भूमि ही हमारी आराध्या है, देवी है। चाहे किसी और की पूजा करो न करो, अपनी मातृभूमि की आराधना अवश्य करो। इसकी उन्नति के लिए ही कार्य करो, इसकी सेवा करो, जो संभव हो सके त्याग करो। हमारा भारत, हमारा देश संसार में सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश है। पुराने से पुराने के साथ साथ नए से नए को भी अपनाकर चलने वाला है हमारा भारत। ये वो देश है जिसकी मिट्टी में लोकतंत्र, गणतंत्र, गणराज्य की जड़ें सदियों पहले गहरी हो चुकी थीं। उस समय जबकि आज की दुनिया के अनेक देशों का न तो नाम था न निशान। ये सच्चाई हमारे सामने साकार बनकर तब खड़ी हो गई जब इस फिल्म को बनाने के लिए हम राजधानी दिल्ली स्थित संसद भवन के सामने जा खड़े हुए। हमें लगा मानो हम भारत के ऐसे दर्पण के सामने खड़े हैं जिसमें भारत का इतिहास है, वर्तमान है और है भविष्य। हमें लगा यही है वो जगह जहां भारत की सारी शक्ति, सारी ताकत छिपी हुई है, जिसे आज सारा विश्व विस्मय से देख रहा है। वो शक्ति है प्रजातंत्र की शक्ति, गणतंत्र की ताकत। इस संसद भवन के गलियारे में, प्रांगण में घूमते हुए हमें इस शक्ति की सूक्ष्म तरंगों ने मानो अपने वलय के बाहुपाश में जकड़ लिया और हम देखने लगे कोटि कोटि भारतीयों के प्रतिनिधि रूपी संसद सदस्यों के अतीत के चित्र। हम सुनने लगे उनकी आवाजें और तब हमें दिखाई पड़ी वे दिव्य छवियां उन इतिहास पुरुषों की और नारियों की जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा के सदस्यों के रूप में भारत मां के इन सपूतों ने भारत की एकता और अखंडता को अजर अमर बनाए रखने की ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी कि काल चक्र भी भारत की शक्ति को कमजोर नहीं बना सकता। हजारों सालों की परीक्षाओं में, इम्तिहानों में हमारे देश भारत ने यही साबित कर दिखाया है कि विश्व की सारी संस्कृतियों, धर्मों, विश्वासों, भाषाओं, दार्शनिक विचारों के साथ साथ आधुनिकतम वैज्ञानिक जीवन प्रणालियों को अपने में आत्मसात करने के बाद भी अपनी खास भारतीय पहचान वाली छवि बनाए रखने की कालातीत क्षमता हमने आज भी है। और इसलिए हमें लगा कि हमें संविधान सभा के उन सदस्यों की साक्षी को फिल्माना चाहिए ताकि देश की एकता की वाणी हिंदी के बारे में इतिहास के अंतरंग पृष्ठों का परिचय इस फिल्म के जरिए हम सभी को दे सके। सबसे पहले हम जा पहुंचे तमिलनाडु की राजधानी मद्रास। जी हां, मद्रास जो स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ हिंदी प्रचार प्रसार का प्रमुख गढ़ था। इसी मद्रास ने 14 सितंबर 1949 के दिवस को भारतीय इतिहास का सुनहरा पृष्ठ बनाने में अपूर्व योगदान दिया था। तो हम जा पहुंचे मद्रास, जहां रहते हैं डॉक्टर मुट्टूरी सत्यनारायण, संविधान के साक्षी। सितंबर 1949 भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ की तरह है, क्योंकि इस दिन भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर स्वीकृत किया गया और राजभाषा के पद पर हिंदी को अधिष्ठित किया गया। तो वो महान कार्य राष्ट्र के
संविधान निर्माताओं ने उस दिन हुई संविधान सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिया, उन संविधान निर्माताओं में एक थे डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण। आज हम इनका साक्षात्कार लेकर राजभाषा हिंदी के उन अनेक पहलुओं, ऐतिहासिक पहलुओं और उन सारी समय की स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं जब छोटा था, शायद 14-15 साल का था, तो उस वक्त मैं अत्यधिक आकर्षित हुआ देश के स्वराज्य आंदोलन के साथ, उसके प्रति, और डॉक्टर बेसेंट के संपर्क में आया और उनके प्रभाव में आया, और मेरे दिल में देशभक्ति कूद कूद करके भरी हुई थी। मैंने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि मैं आजन्म देश की सेवा में लगा रहूंगा। मुझे सबसे अच्छा जरिया ये मालूम हुआ कि इस देश की संस्कृति जो है ये बहुत ही पुरानी है, भाषाओं से पुरानी है, जन्म से पुरानी है, सभी से पुरानी है। इसलिए उस तरह के एक सांस्कृतिक आंदोलन के साथ मैं लगा रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी भाषा तेलुगु में साहित्य पढ़ा, संस्कृत में साहित्य पढ़ी और भाषाओं को सीखने की कोशिश की। और उस कोशिश ने मुझे इस तरफ आकृष्ट किया कि जबकि आंदोलन शुरू हो गया कि इस देश को एक बनाने के वास्ते एक भाषा की आवश्यकता है, वो भाषा हिंदी हो सकती है। 1918 की बात थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अधिवेशन इंदौर में हुआ था, उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। उस अध्यक्ष के भाषण में उन्होंने कहा कि इस देश के लिए एक भाषा की जरूरत है। उन दिनों गोपाल कृष्णन, जब स्वतंत्रता संग्राम जोर जोर से चल रहा था, तब देश के बड़े बड़े नेता दक्षिण नेहरू और पूरे दक्षिण में पटेल, बड़े शहर, राजगोपालाचारी, हर कहीं हिंदी प्रचार पहुंचे, हिंदी प्रचार करने तो लोगों के बीच में हिंदी पढ़ने की जो अभिरुचि बढ़ी, तो महात्मा जी की प्रेरणा से कलेलकर जी इधर आए थे और उनकी प्रेरणा से सभा ने यह निर्णय किया कि दक्षिण के चारों प्रांतों में 4 शाखाएं खोली जाए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र हैदराबाद का दफ्तर। दक्षिण में गांधी जी दौरे पर आए थे, तो तब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर अपने भावों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए ये भाषा की आवश्यकता है। तो उन्होंने सोचा और हिंदी ही उनके लिए लायक है। अपने जो देवदास गांधी हैं उनको हिंदी प्रचार के लिए भेजा था। महात्मा गांधी ने उन दिनों में हमको जो कार्यक्रम दिया, तिलक ने भी दिया था, मगर महात्मा गांधी ने जो दिया उसमें जो विधायक कार्य था, उसमें ये हिंदी भाषा एक सबसे बड़ा था। क्योंकि जब आप पूरा देश को एक बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र को चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि भाई एक दूसरा समझे। इस तरह की भाषा भी तो अपने के पास होनी चाहिए, कोई साधन हो। विख्यात समाजवादी नेता श्रीधर महादेव जोशी, उनका जो हिंदू मुसलमानों की एकता का सवाल था, वो हिंदी का प्रचार, ये उसी तरह वो चरखा वाली बात, ये सब उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे। उसमें हिंदी वाली बात हमको बहुत देखी। और जब मैं जेल में गया तो मैंने पहले हिंदी सीख लिया, बाला साहब शेर और ये लोग हमारे साथ थे, और उसमें फिर थोड़ा सा उर्दू भी सीख लिया। और उसमें ये आवश्यक समझा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम हिंदी नहीं सिखाएंगे जो तमिल अच्छी नहीं जानता हो, तेलुगु अच्छी नहीं जानता हो, मलयालम अच्छी नहीं जानता हो, जो अपनी भाषा के जो बहुत अच्छे लेखक या अच्छे शिक्षार्थी हैं, ऐसे ही लोगों को हम हिंदी सिखाएंगे। इससे क्या हुआ कि हिंदी और मलयालम, हिंदी और तेलुगु, हिंदी और तमिल और हिंदी और कन्नड़ एक साथ जुड़ गए, एक जुड़ाव भाषाएं हो गई। यही नहीं बल्कि यह हुआ था कि हमारी जितनी परीक्षाएं थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की तरफ से चलाई गई थी, उन सभी परीक्षाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ अपने अपने भाषा के अनुसार हर एक को सीखना ही नहीं बल्कि उसमें भी उतनी ताकत, शिक्षा और समृद्धि प्राप्त करना आवश्यक है, कंपल्सरी बनाया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति जो हिंदी सीखना वाला हो वो सविशा की बने, दोनों भाषाओं में बराबर ज्ञान रखें। इससे हिंदी आंदोलन काफी लोकप्रिय ही नहीं हुआ बल्कि एक बहुत ही आवश्यक हुआ, मालूम हुआ। जहाँ जहाँ गांधी गए वहाँ वहाँ हिंदी हुई। ये हिंदी मामूली भाषा नहीं है, आजादी की लड़ाई की भाषा है। तो यहाँ आंध्र वाले जो हैं हिंदी प्रचार का इतना स्वागत कर दिया था, तो नेल्लूर में हिंदी प्रचार सभा का दफ्तर खुला था, विजयवाड़ा में भी एक दफ्तर खुला था। इन दोनों दफ्तरों से हिंदी प्रचार के कार्य में यहाँ पर तेजी आई थी, क्योंकि हिंदी भाषाई चेतना के कारण तमिल भाषाई चेतना आ गई, तेलुगु भाषाई चेतना आ गई, कन्नड़ भाषा चेतना आ गई। भाषाई चेतना दक्षिण भारत में जब पैदा हुई वो इसीलिए पैदा हुई कि हिंदी की चेतना उसमें प्रेरक थी।
इस प्रेरणा से लोगों ने अगर हिंदी अगर हो देश की भाषा हो तो मेरी भाषा क्या है, मुझे भी अपनी भाषा में ऐसी ताकत होनी चाहिए। तब से चल करके लोगों को अपनी भाषा की तरफ अधिक से अधिक प्रेम हो गया। इस प्रेम ने हिंदी को भी बढ़ाया और तमिल को भी बढ़ाया, तेलुगु को भी बढ़ाया, कन्नड़ को भी बढ़ाया और भाषाओं को बढ़ाया। यहाँ काकीनाडा कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें कोंडा वेंकटप्पा पंतलु स्वागत समिति के अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने पहले साल हिंदी में भाषण दिया था और इससे प्रेरित होकर के आंध्र की जनता हिंदी सीखने लगी। ये काम बहुत ही काम आया, इसलिए कि जबकि स्वराज मिल गया हमारे देश के लिए संविधान की आवश्यकता थी। उस संविधान में इस बात की चर्चा हुई थी, अगर देश सारा देश अगर एक बना और इस बने हुए देश को एक बनाए रखना है तो उसके लिए एक भाषाई माध्यम चाहिए। ऐसे भाषाई माध्यम को बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी। बना बनाया हिंदी आंदोलन ने हिंदी को लोकप्रिय बनाया। जो दक्षिण भारत था जहां पर हिंदी के लिए एक विदेशी भाषा थी, और दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पश्चिम भारत को भी हमने दक्षिण भारत के अंतर्गत मान करके वहां पर भी हम लोगों ने काम किया। यहाँ मैंने दक्षिण भारत में जैसा काम किया, महात्मा गांधी जी मुझको ले गए थे वर्धा और वहां पर एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की मुझसे स्थापना करवाई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना मुझे गांधी जी की प्रेरणा से 1936 में हुई। इसके स्थापक सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष, राजर्षि टंडन जी, काका साहब कालेलकर, श्री जमुना बजाज जैसे गणमान्य व्यक्ति थे। आज तक इस संस्था में वेद जी 1 करोड़ से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और उस स्थापना में मैंने काम किया। और ऐसे महाराष्ट्र, गुजरात, उस समय सिंध, बंगाल और उड़ीसा और पंजाब, इन सब प्रांतों में घूम घूम करके ये हिंदी का जो संदेश है कि देश की एकता का संदेश है, ये कहते हुए इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी की हमने बात बनाई। डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण के साथ साथ हम फिर आ पहुंचे दिल्ली, जहां संविधान के अन्य साक्षियों से भेंट की वार्ता की जिम्मेदारी हमने दे दी डॉक्टर जगदीश सेठ को। इस स्थान पर 1946 से 1964 तक कॉन्स्टिट्यूशन हाउस स्थित था, जिसमें संविधान सभा के अनेक सदस्य रहे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को नया संविधान देने का कार्य किया। नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग, जिसे पहले कर्जन रोड कहते थे, का ये वह ऐतिहासिक स्थल है जहां पर किसी समय पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इस सड़क की दूसरी ओर और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस यहीं था, जहां पर हमारी संविधान सभा के कई सदस्य रहते थे। ये वह स्थल है जहां पर संविधान सभा में बहस होने से पूर्व ये सभी लोग यहाँ पर चर्चा करते थे। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि मेरे साथ उसी संविधान सभा के 2 सम्मानित सदस्य खड़े हैं, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने में बहुत सक्रिय योगदान दिया था। मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं चौधरी रणबीर सिंह। उस समय जो संयुक्त पंजाब था, जिसमें हरियाणा और पंजाब दोनों शामिल थे, उस समय के सदस्य थे और ये उसी संविधान सभा के सदस्य थे जिसने हिंदी को राजभाषा प्रतिष्ठित करवाया। मेरे बाईं ओर डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण हैं, जिनको दक्षिण के डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम से सुशोभित किया जा सकता है। उन्होंने हिंदी को देश की राजभाषा बनाने में ही नहीं बल्कि समूचे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। डॉक्टर साहब, आप ये बता सकते हैं कि जब हिंदी को राजभाषा बनाने पर आपके संविधान सभा में चर्चा चल रही थी या जब कांग्रेस पार्टी में उस पर बहस होती थी, तो उस समय कैसा वातावरण था? उस समय जहाँ तक भाषाई समस्या का विषय है, चर्चा बड़ी लंबी होती थी, बड़ी गर्म चर्चा होती थी। कारण ये था कि इस बहुभाषा भाषी देश में एक भाषा को राष्ट्रभाषा कहिए या राजभाषा के कहिए, उसके स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए तो काफी अवरोध थे। जब यहाँ हमारा पार्टी की मीटिंग होती थी तो पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी सदारत नहीं करते थे। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते थे, जैसे पहले जे.बी. कृपलानी थे, तो जे.बी. कृपलानी प्रधानता करते थे और बाद में पट्टाभी चितरमिया थे, वो प्रधानता करते थे। यहाँ हिंदी के बारे में काफी चर्चा हुई। सेठ भाई थे जो समझते थे कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा शिपनलाल सक्सेना। कुछ भाई थे जो हिंदुस्तानी को समझते थे, जो हिंदी और उर्दू लिपि में लिखी जाए वो हिंदुस्तान की राजभाषा बने।
कुछ भाई थे जो ये समझते थे कुछ समय लगे जिसके बाद हिंदी को राजभाषा बनाई जाए। तो इस बात के ऊपर काफी चर्चा हुई। लोग अपने अपने भाषा को भी देखते थे, साथ ही साथ देश को भी देखते थे, लेकिन सभी लोगों में देशभक्ति भरी हुई थी। द्विवेदी जी, आप तो चरखारी रियासत के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, प्रजामंडल में भी आप बहुत सक्रिय रहे। मनुलाल जी, आप बताइए कि उस समय संविधान सभा में कैसी चर्चा होती थी? आप संविधान निर्माताओं के मन में क्या था जिस कारण आपने हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया? हिंदी कौन थी? किसी प्रदेश की हिंदी प्रदेश की भाषा नहीं थी, वो किसी विशेष परिवार की भाषा नहीं थी, वो तो सार्वदेशिक भाषा के रूप में मानी जा रही थी। मैं मदुरई का हिंदी प्रचारक जीपी माधवाचार्य हूँ। 40 साल से यहाँ हिंदी का काम चल रहा है, इसलिए कि यहाँ के लोग इसलिए हिंदी भाषा सीखते हैं कि हिंदी एक आम भाषा है। हिंदी आम भाषा माने क्या है? देखिए, दूसरे प्रांतों को असमिया भाषा बोलने वाला प्रांत असम, बंगला भाषा बोलने वाला प्रदेश बंगाल, इस तरह भाषा के नाम पर प्रांत हैं। क्या हिंदी के नाम पर कोई प्रांत है? यहाँ तक कि तमिलनाडु भी देखिए, तमिल भाषा के नाम पर एक प्रांत है, तमिल प्रांत की भाषा है। हिंदी सारे देश की भाषा है, सारे देश को एक सूत्र में बांधने का एकमात्र भाषा हिंदी ही है। महाराष्ट्र का संबंध तो हिंदी से बहुत पुराने जमाने से रहा है। ज्ञानेश्वर के जमाने से लेकर महाराष्ट्र के संतों ने हिंदी में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की परंपरा को अपनाया है। डॉक्टर मोरेश्वर परागर की बात तो यह है कि शहर के ही नहीं अपितु देहू जैसे देहात में रहने वाले तुकाराम ने भी भागवत धर्म के प्रभाव में आकर सब लोगों के लिए जो सर्व जन साधारण की भाषा है, उस भाषा में अपने अभंग लिखे। भाषा के एतबार से संतों ने जो उदारता दिखाई, उस उदारता के तहत उन्होंने भारत की सब उपभाषाओं के शब्द अपनी भाषा में सम्मिलित किए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ सिंह बंधु हुआ कि भारत के हर प्रांत में, हर इलाके में जो संत वाणी थी वो एक ही प्रकार से लोकप्रिय हुई। और आज गुरु नानक को, मीरा को, सूर को, तुलसी को हम बिल्कुल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही स्नेह पूर्वक लोगों को गाते हुए सुन सकते हैं। उस भाषा को सदुकुड़ी भाषा कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती वो 19वीं सदी में थे, 19वीं सदी में थे, गुजरात में पैदा हुए, गुजराती थे। उन्होंने हिंदी में अपनी सारी पुस्तकें लिखी, संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे, और ये माना कि इस देश की भाषा हिंदी हो सकती है। और दूसरे गुजराती महात्मा गांधी। हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते, वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती है। तो वो स्वराज तो अभी भी नहीं आया है, लेकिन उस समय में जब मेरे लाल ने आया तब तो देखा कि अभी तक मुझको भगवान का दर्शन नहीं होता है। हिंदुस्तान के सारे संसार को देने का एक उदाहरण है, वो उदाहरण है कि हमारी संस्कृति में जो शब्द आए हैं, जो नाम आए हैं, जो परिकल्पनाएं आई हैं, परिकल्पनाओं के नाम सारे देश में एक से। अगर रामायण में 1000 नाम आए हैं तो रामायण के 1000 नाम तेलुगु में भी हैं, तमिल में भी हैं, कन्नड़ में भी हैं, ये भी है। भारत में 1000 तरह के शब्द आए हैं तो सबके प्रांतों में एक ही तरह के। संस्कृत की देन है, संस्कृत में इन्होंने बनाया जिससे कि सभी प्रांतों में वो उपादेय हमारे लिए परिकल्पनाएं हैं, और परिकल्पनाओं के जो स्रोत हैं वो सारा स्रोत भारतीय भाषाओं में भी ज्यों का त्यों उतरे। भारत की समस्त लिपियों का उद्गम स्रोत है ब्राह्मी लिपि, और शब्दों का मूल स्रोत है संस्कृत भाषा। सम्राट अशोक के राज्यकालीन शिलालेख इस सत्य का प्रमाण है। यही कारण है कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा आदि भाषाओं में काफी एक रूपता का आभास होता है। प्रत्येक भाषा 3 तरह की भूमिकाएं निभाती है।
उसकी पहली भूमिका जो है कि वो संचार माध्यम के रूप में काम आए, जिससे कि एक दूसरे की बात समझ सके, काम कर सके, एक दूसरे के साथ रह सके, ये काम करती है। तो एक दूसरी भूमिका उसकी है कि समाज निर्माण के लिए जिस तरह के कार्य होना चाहिए, जिन प्रयोजनों के लिए वो कार्य होना चाहिए, समाज निर्माण किस तरह से हो सकता है, समाज निर्माण ही नहीं बल्कि समाज को चलाने के लिए जो विधाएं चाहिए, उन सभी विधाओं के लिए आवश्यक शब्द संपत्ति, आवश्यक साहित्य संपत्ति वो लेकर के वो दूसरी भूमिका निभाती। जब देश आजाद हो गया, उस आजादी के आजाद होने के बाद वो एक वक्त ऐसा था कि लोगों को जहां अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ गिला था, अंग्रेजी के खिलाफ भी बहुत बड़ा गिला था। और उसका सबूत ये है कि जो छिपे हुए जिनके दिल में अंग्रेजी थी वो अंग्रेजी के लिए नहीं बोल सकते थे। वहां विवाद चलता था हिंदी हिंदुस्तानी का। हिंदुस्तानी का जो भाई जिक्र करते थे उनका हिंदुस्तानी से क्या मतलब। जो भाई सरकार की मशीन चलाते थे वो अंग्रेजी को प्यार करते थे, जो शासक दल के आदमी थे वो अंग्रेजी को, उनके पीछे जो भावना थी वो अंग्रेजी की छिपी हुई भावना थी। इसीलिए जिस वक्त हमारे यहाँ भाषा के सवाल पर बात आई तो पहले दिन यानी 4 दफा भाषा के सवाल पर हमारी कांग्रेस पार्टी के दल की मीटिंग में उसके ऊपर राय पड़ी, मतदान हुए, हिंदी राष्ट्र की भाषा और एकदम से हो। और दूसरे जो भाई इसके खिलाफ करते थे वो अंग्रेजी का नाम नहीं लेते थे, वो हिंदुस्तानी का नाम लेते थे। तो दूसरे दिन, उसके 2 दिन के बाद, एक दिन छुट्टी के बाद फिर दोबारा मत पड़ा तो सरदार गुरमीत सिंह मुसाफिर और सरदार भूपेंद्र सिंह मान, उस वक्त सिखों में से 3 हमारी संविधान सभा के सदस्य थे। मैं कहूँगा उनका बड़ा योगदान है सरदार बलदेव सिंह राष्ट्रभाषा बनाने के। उन दोनों के मत हमारे साथ थे। चौथी बार मतदान होने से पहले जो पीछे बात हुई वो भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बाबू ठाकरदास भागवत वो संविधान सभा के सदस्य भी थे, सेंट्रल असेंबली के भी पहले सदस्य थे। इसी तरह से लक्ष्मीकांत मैत्रा वो बंगाल से सेंट्रल असेंबली के भी सदस्य थे और फिर हमारे साथ संविधान सभा के सदस्य थे। तो बंगाली और दूसरे भाई जैसे जो जिनका हिंदी से इतना दिल में विरोध नहीं था, उनको घबराहट थी कि हिंदी के नाम से हिंदुस्तानी फिर आएगी, उर्दू आएगी, ये आएगी। तो उन्होंने मैत्रा साहब ने ये कहा कि मैं सारे बंगालियों के और आसामी और दूसरे उड़िया और ये उधर के आदमियों के दस्तखत में करा दूंगा। शर्त एक है कि जो शब्द लेने पड़े हिंदी में वो संस्कृत से लिए जाएं। तो कहते हैं जो संस्कृत नुमा जो हिंदी है उसको तो बंगाली समझ सकता है, आसामी समझ सकता है, उड़िया समझ सकता है, लेकिन जो उर्दू नुमा हिंदुस्तानी है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये मंजूर करें और इसके मुताबिक ड्राफ्ट तैयार करें, प्रारूप तैयार करें तो उसके ऊपर हम दस्तखत कर देंगे। जब 100 से ज्यादा दस्तखत पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे कांग्रेस प्रधान के पास पहुंचे तो जो भाई इस बात की कोशिश में थे कि हिंदुस्तानी को या अंग्रेजी को कायम रखा जाए किसी बहाने से, सशक्त नहीं है हिंदी, ये नहीं है वो नहीं है, वो उनके हौसले टूट गए। जब चौथी बार हमारा मतदान हुआ तो आज जहां राज्यसभा बैठती है 14 सितंबर 1949 को चौथी बार मतदान हुआ था, वहां हमारी कांग्रेस दल की मीटिंग हुई, बैठक हुई। और उस बैठक में जब मतदान हुआ तो उस वक्त हमारा तरीका ये था कि संविधान सभा में कोई भाई ये कह दे कि ये मेरी आत्मा मेरी नहीं मानती आपकी जो पार्टी ने फैसला किया है, तो इसलिए मुझे इस बात की इजाजत दी जाए कि मैं जो पार्टी की लाइन है उसके खिलाफ जो है मैं संशोधन भी दूं, वक्तव्य भी दूं और मत भी दूं, मतदान भी करूं। तो वो इजाजत हरेक को मिलती थी। पुरुषोत्तम दास जी टंडन अपनी सीट पर जब हम सेंट्रल हॉल में चले गए, अपने संविधान सभा के सदन में चले गए, तो उस वक्त अपनी सीट से उठ के डॉक्टर पट्टाभी से कहा कि मेरी आयु इस बात में लग गई और मेरी आत्मा के आवाज के खिलाफ है, तो इसमें मैं कुछ संशोधन देना चाहता हूँ। संशोधन उनका कोई हिंदी के बारे में नहीं था, वो आंकड़ों के बारे में था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ये आंकड़े जो है हिंदुस्तान से गए हैं, अंक जो है हिंदुस्तान से गए हैं, और ये इन्हें अंग्रेजी तो कहा नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कह सकते हैं। तो ये भी रखे जाए और हिंदी वाले भी रखे जाए। उसके विरोध में आपको पता होना चाहिए कि कौन थे, परसोत्तम दास जी टंडन, सिब्बल लाल सक्सेना और एक भाई बिहारी थे ब्रजेश्वर, तो उन्हें मुखातब की। तो इसके ऊपर टंडन जी की नाराजगी थी, इसलिए वो अल्पमत में पहुंच गए। उसके बाद जो प्रस्ताव था, जिसको 2 आदमियों की तरफ से वो मसौदा पेश हुआ, गोपाला स्वामी आयंग और के.एम. मुंशी, जो दोनों ही हिंदी भाषी नहीं थे, एक गुजराती थे और एक तमिल थे। संविधान सभा में 12 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक भारत की राजभाषा के विषय में विचार विमर्श किया गया। उन्हीं महान नेताओं के विचारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देखते हैं एक दृश्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अब हम भाषा के बारे में विचार करेंगे। इसका उपयोग हमारे जीवन में सबसे अधिक है, इसलिए सदस्यों से मेरा निवेदन है कि भाषा के सवाल पर बोलते हुए वे कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इसके संबंध में 300 से अधिक संशोधन मिले हैं। इनमें से कुछ विशेष महत्वपूर्ण है। इन पर सीधे विचार विमर्श करने के लिए सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूं। जिन कार्यों के लिए आज अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, संविधान लागू होने पर भी 15 वर्ष तक उन कार्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जाना चाहिए। महोदय, मैं संशोधन करता हूं कि भाग 14 के बाद एक नया भाग जोड़ा जाए। नया भाग 14 का अध्याय 1 संघ की भाषा, अनुच्छेद 301 का 1 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए और संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। गोविंद दास। महोदय, मेरे सामने समस्या है कि आज मैं किस भाषा में बोलूं। जनाब, माननीय सदस्य तो हिंदी के पैरवी का है। सभा का कोई भी सदस्य पंडित नेहरू, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में बोल सकता है। बाबू जगजीवन राम। महोदय, मैं अपने दक्षिण भारतीय और अन्य भाषा भाषी मित्रों के प्रति मोहम्मद इस्माइल आभार प्रकट करता हूँ। रफी उन्होंने कम से कम एक चीज मान ली है कि देवनागरी लिपि में हिंदी ही संघ की भाषा हो सकती है, चाहे इसे हम राष्ट्रभाषा कहें या राजकीय भाषा। श्री S.V. कृष्णमूर्ति राव। महोदय, ये एक पूर्ण संकल्प है। प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 301 क के खंड 1 के स्थान पर ये रखा जाए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 301 क के खंड 3 के स्थान पर यह रखा जाए। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा क अंग्रेजी भाषा का या ख अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में बतलाए जाए। संशोधन स्वीकृत किया गया। हिंदी के विकास के लिए निर्देश 301 ट संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मेरी इच्छा है कि सभा के स्थगन से पूर्व
मैं आपसे बधाई के कुछ शब्द कहूं। मैं समझता हूं कि हमने अपने संविधान के लिए एक ऐसे अध्याय को स्वीकार किया है जिसके परिणाम पूरे राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही दूरगामी होंगे। इतिहास में इससे पहले पूरे देश के शासन प्रशासन की भाषा के रूप में कोई एक मान्यता प्राप्त भाषा कभी नहीं रही। आज ये पहली बार है कि हमारा अपना संविधान हुआ है और हम अपने संविधान में एक ऐसी भाषा का उपबंध करने जा रहे हैं जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और वो भाषा समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होगी। हम लोगों से जो भी संभव है हमने उसे सर्वाधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक किया है और इसके लिए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। मैं आशा करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इसके लिए हमें साधुवाद देंगी। संविधान सभा की कांग्रेस में जब स्वीकृति मिल गई तब संविधान सभा में प्रस्ताव लाया गया और संविधान सभा में हिंदी को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इसलिए देश की भाषा हिंदी बनाई गई। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सर्वानुमति से भारत को राजभाषा के रूप में दी एकता की वाणी हिंदी। तो साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर पर सारे भारत ने मनाया हर्ष उल्लास से भरकर पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। आश्चर्य की बात तो यह है कि संविधान को सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए और लागू हुए लगभग 40-41 वर्ष बीते, फिर भी कुछ लोगों में भ्रांतियां अब भी मौजूद हैं, कुछ विद्वानों में भी, कि हिंदी संविधान सभा में केवल एक मत से स्वीकृत की गई। ये बिल्कुल नितांत भ्रमात्मक है, कारण कि हिंदी संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई। जो विशेष बात है वो ये है कि संविधान सभा के जो हिंदीभाषी सदस्य थे उन लोगों ने भी देवनागरी लिपि में अपने हस्ताक्षर दिए। तो कुछ होगा भारत के सभी महापुरुषों ने भारत की एकता अखंडता में हमारे देश के उज्जवल भविष्य की साक्षी दी है। हिंदी के अलावा बाकी 14 या 15 भाषाओं को लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, या हम ये कह सकते हैं कि उसके प्रस्ताव के आप जनक थे? हुआ ये जब मसौदा कमेटी ने तय कर दिया कि भारतीय भाषाओं का भी इसमें समावेश होना चाहिए, उसकी फहरिस्त बननी चाहिए। और वो फहरिस्त जब बनी तो पंडित जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उर्दू जोड़ी, तो फिर के मुंशी ने संस्कृत जोड़ी और तो 14 भाषाएं इस तरह से हो गई। 15वीं भाषा सीधी पीछे जोड़ दी गई पार्लियामेंट के अध्यक्ष के द्वारा। मसौदा कमेटी के भी इस तरह के विचार उनके सामने आए तो उस सबको लेकर के भारत 17 के रूप में आज संविधान में भाषा की समस्या की सारी बातों को लेकर के वहां पर प्रावधान किए गए हैं। भारत 17 में आप स्वयं देखेंगे कि उसके जो प्रावधान है वो 3 तरह के प्रावधान भाषा की समस्या को हल करने के लिए दिए गए। एक तो अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिए, अखिल भारतीय कार्यकलापों के लिए, जो सभी प्रदेशों में भी और केंद्रीय सरकार में भी चल सके ऐसी भाषा का नाम वहां पर हिंदी दिया गया। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि 15 प्रादेशिक भाषाओं की लिस्ट में भी हिंदी है और साथ ही साथ केंद्रीय शासन की भाषा भी हिंदी है। अब लोगों में प्रायः इस बात का संदेह होता है कि ये प्रादेशिक भाषाओं में जो लिस्ट में हिंदी लिखी हुई है वही हिंदी केंद्रीय हिंदी है या ये हिंदी अलग है, ये बहुत से लोग पूछते हैं, क्योंकि दोनों के दो अलग अलग क्षेत्र हैं। कार्य क्षेत्र अनुच्छेद 343 में जो हिंदी दी गई है वो अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिए है, वो केंद्रीय प्रशासन के लिए है, अंतर प्रादेशिक कार्यक्रम के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी दी गई है जो 15 की में वो प्रादेशिक भाषाओं के लिए है। क्या सूत्र 345 के अनुसार प्रत्येक प्रदेश को या प्रत्येक प्रादेशिक राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि इसमें जो भाषा अगर वे अपने राजभाषा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वहाँ पर वो प्रशासनिक भाषाएं हैं, इसलिए 8 प्रशासनिक भाषाएं वहाँ पर प्रादेशिक राज्यों में, एक प्रादेशिक भाषा 7 राज्यों में,
3 प्रादेशिक भाषाएं 3 राज्यों में, इस तरह से हमारे जो मुख्य राज्य हैं सभी एक राज्य को एक भाषा मिल गई और उन्होंने अनुच्छेद 345 के अनुसार उन्होंने मान लिया। हमारे 11 राज्यों में 12 राजभाषाएं इस समय बनी हुई हैं। इन 12 भाषाओं के साथ भी अगर हमारा राजभाषा का तालमेल न हो तो मुमकिन है कि ये केंद्र की राजभाषा बिल्कुल भिन्न है, प्रादेशिक राजभाषाएं बिल्कुल भिन्न है, इसी तरह से चलता रहे तो ये भिन्नता बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एकता तो आनी चाहिए। वो एकता राजकारी में ही आएगी। 2 हिंदियां अलग हैं, एक केंद्रीय हिंदी एक प्रादेशिक हिंदी, इस तरह के लोग प्रश्न करते रहते हैं। इस प्रश्न का जवाब भी उसी में साफ लिखा हुआ है हमारे संविधान में 351 में ये कहा गया है कि जो हिंदी की जो उन्नति होगी, उसका जो विकास होगा, प्रादेशिक भाषाओं को भी साथ लेकर के वो चलेगी। हिंदी भाषा जो एक संपर्क भाषा के रूप में उभर के आई है, पूरे भारतवर्ष में हिंदी एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो कि हम प्रत्येक क्षेत्र में उसको उपयोग में ला सकते हैं। मूल की सुश्री जी ने और ये देखा गया है कि पूर्वांचल के सभी प्रदेशों में, जो कि अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रही हूँ, कि हिंदी के प्रति लोगों का जो रुझान है बहुत ही अच्छा रहा। प्रत्येक स्थानों में सिर्फ जनसाधारण ही नहीं, अफसर लोग भी हिंदी की उपयोगिता पर भी अपना मत प्रकट करते हैं। देखा गया है कि हमारे जो पूर्वांचल में कार्यरत अधिकांश अफसर लोग भी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए हिंदी की आवश्यकता है। जहाँ तक प्रादेशिक भाषाओं का है, एक महत्व की बात है कि जिसमें हमारी सारी संस्कृति का निक्षेप है। संस्कृत से ज्यादा शब्द वो ले लेंगे, संस्कृत से ज्यादा शब्द लेते हुए ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं से भी वो शब्द हिंदी ले सकती है, उसमें साफ लिखा हुआ है। राष्ट्रवाणी हिंदी के माध्यम से हमारे तमिल साहित्य अगर जा रहे तो पूरे भारत में उसके पाठक मिलेंगे। लेखक हो, इसलिए हमारी एक प्रवृत्ति यही है हमारा साहित्य दूसरों तक पहुंचे, इसलिए हमारी भारतीय एकता के बहुत ही सशक्त माध्यम होगी, क्योंकि ये एकमात्र माध्यम हिंदी है। पूरे भारत को बांधने की शक्ति उसी में है। आजकल सभी साहित्य, भारतीय साहित्य उसी के माध्यम से आ रहा है। हिंदी को इसलिए अपने लेखन का माध्यम बनाया कि जिससे कि मैं सारे भारत और इसके अतिरिक्त तेलुगु भाषा में जो उत्तम साहित्य है वो उस साहित्य को भी मैं हिंदी भाषा भाषियों तक पहुंचाऊं, हिंदी पाठक भी उसको समझे। एक कन्नड़ भाषी सज्जन श्री चंद्रशेखर ये हिंदी के कार्य से जुड़ रहे हैं और आज पत्रकारिता करते हैं। आपने हिंदी की कृतियों को कन्नड़ में अनुवाद किया है। आपने इस दृष्टि से हिंदी इसके लिए बहुत उपयोगी भाषा है। इसी दृष्टि से हम सीखते हैं और सिखाते हैं। जहाँ अन्य भाषाएं से मदद ली जा सकती है कहा गया है, इसका मतलब भारतीय भाषाओं से नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं से भी जहाँ कहीं आवश्यक हो तो शब्द ले ही सकते हैं, वो भी हिंदी बन जाए। आजकल हिंदी पढ़ रही हूँ, बाद में आई हूँ और पढ़ने के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बहुत बड़े विद्वानों और लेखकों का मिलने का अवसर मिला था। भाषा के माध्यम से हम सारे प्रदेश के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हिंदी की तो बहुत ही बड़ी ताकत है। ये जो विकास है या जिसको आप कहते हैं कि जैसा इस समय चल रहा है, ये बिल्कुल प्राकृतिक सहज है। बहुभाषा भाषी थी, सबको साथ लेकर के चलना एक सेवादायी नहीं, सुखदायी नहीं, कल्याणकारी नहीं है, एक दीर्घदर्शी का ये लक्ष्य। इसलिए इस लक्ष्य को सामने रखते हुए अब समय आ गया है कि जबकि सारी क्षेत्रीय भाषाएं भी पनप गई और हिंदी के समकक्ष हो गई, हिंदी के साथ होड़ कर रही हैं हर चीज में हिंदी कहीं किसी प्रादेशिक भाषा से आगे नहीं है जहाँ तक उन्नति का सवाल है। इस स्थिति में उनको साथ लेकर के चलने से ये सवाल जो है इसका हल होगा। तीसरी भूमिका भाषा निभाती है मनुष्य के हृदय को, उसके मस्तिष्क को और उसके मन को, मानसिक प्रवृत्तियों को और उसके शारीरिक अनेक प्रयोजनों को निभाने के वास्ते जिस तरह की संस्कृति मनुष्य को मिलनी चाहिए वो सारी संस्कृति की भी वाहिका के रूप में वो काम देती। इसलिए तीसरी भूमिका जो है उसकी सांस्कृतिक भूमिका है।
वेश भाषा चाहे अनेक है, हिंदी देश के निवासी सभी जन एक है। ये सांस्कृतिक भूमिका के संबंध में ये विधान संविधान कहता है कि हमारी संस्कृति जो है वो अकेली संस्कृति नहीं, एक ही संस्कृति नहीं, बल्कि वो एक सामाजिक संस्कृति, सामाजिक और सार्वभौमिक। सार्वभौमिक तब होगी जब सभी उसके जो अवयव हैं, उसके अंग हैं, उन सबको लेकर के सामाजिक बनेगी, तब सार्वभौमिक होगी। सार्वभौमिकता के पहले उसे सामाजिक होना अनिवार्य, इसलिए सामाजिक भाषा दे दी गई। इसलिए भारतीय संस्कृति की भाषा दी गई, इसमें लिखा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति के लिए वो अभिव्यक्त करने, उसकी अभिव्यक्ति के रूप में बढ़ने के लिए उसे मौका देना चाहिए। लोगों को ऐसे प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। हमें लगा कि डॉक्टर मोटोरी सत्यनारायण की आवाज और उनके साथियों की आवाज भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की आवाज है। हमारी संसद हमारे राष्ट्र के जीवन का हृदय है, तो हमारा संविधान इस हृदय का स्पंदन, और ये स्पंदन भारत की एकता और अखंडता की अजर अमर नींव है, बुनियाद है। कितना विराट, कितना विशाल है अपना देश, अपना भारत। जितना बड़ा देश उतनी बड़ी है हम भारतवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उतनी बड़ी है हमारे देश की, हमारे केंद्र की जिम्मेदारियां। आज हमारे भारत में 189 भाषाएं हैं, 543 बोलियां हैं, तो 1652 अलग अलग मातृभाषाएं हैं। मादरे जुबान, मदर टंग भारत के इस महावृक्ष को सींच रही हैं। भारत की अनेकानेक भाषाओं की ये जड़ें, जिनमें हिंदी के साथ साथ सभी प्रादेशिक भाषाएं हैं, जो पूरी शक्ति से भारत की एकता के इस वृक्ष को ताकत दे रही हैं, एक साथ मिलकर। इन सब के बीच यदि कहीं तालमेल हो, इनको जोड़ने वाला एक पुल हो, तभी तो इतने बड़े देश का केंद्र, देश का दिल शक्तिशाली हो सकता है। मन में तभी यह प्रश्न चिन्ह उठा कि क्या हम इस सच्चाई को समझेंगे? क्या हम कहीं तो किसी एक जगह पर, कहीं तो एक बिंदु पर एक हृदय, एक दिल, एक दिमाग, एक जान नहीं हो सकते? क्या वो पुल, वो बिंदु, वो भाषा संगम हमारे देश की राजभाषा हिंदी हो सकती है? क्यों हिंदी हमारे दिलों को जोड़कर भारत की शक्ति, भारत की एकता, भारत की गौरव की भाषा नहीं हो सकती? क्यों क्यों? Oh,